हेलो एवरीवन, कैसे होंगे आप लोग। अब मैं ये आपको एसएसआर के केस असेसमेंट नंबर 5 है जिस पे हम कुछ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी पिछले सारी वीडियोस भी एसएसआर के रिगार्डिंग एसएसआर केस असेसमेंट देखी होगी। अभी मैं एक कुछ चीज़ें डिस्कस करना कर रहा हूँ। एक साहब है, यूट्यूब में उनकी काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही है। उनका नाम है तरुण खन्ना। एक्टर है, डीकेडीएम के अंदर एज रावण का रोल कर चुके हैं। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं और उन्होंने एसएसआर रिगार्डिंग एसएसआर उसने उन्होंने कोई पॉइंट्स रेज किए हैं जिसमें से सीबीआई की इंक्वायरी के बारे में पूछ रहे हैं। वो ये भी पूछते हैं कि तरुण खन्ना, आप जानना चाहते हैं कि अगर ये किसी बड़े स्टार किड के साथ होते हैं या लेजेंड किड्स के साथ, तो क्या यही सब कुछ होता। मेरा जवाब सुनेंगे आप। मेरे जवाब सुनने से पहले आप मेरी उस सारी वीडियोस को देखें और मेरा जवाब है हाँ। अभी दे दिए मैंने आपको जवाब, तो मगर मेरी वीडियो ज़रूर चेक करें। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तरुण खन्ना। 1, 2, 2 का पार्ट है, फिर 3 है, फिर 4 है और उसके बाद ये 5th है। अब मैं बात करना जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी बात है, मगर इससे पहले कुछ लोगों को मैं निपटा दूँ। टिकटॉकर है, उसका नाम है अनुराग बिष्ट है बच्चा, जो वो पूछता है सूरज पंचोली और दिशा सैलानी के। मैंने उस बच्चे से यही कहा है कि आप मेरी वीडियोस को बार बार देखो और उसे असेस करो। वो असेसमेंट के वीडियोस है, पॉइंट्स दिए हुए मैंने, और वो पॉइंट्स टू कंसिडर है। ठीक है, और वेरी सिंपल है। अगर आपके पास पास का कोई एक्सपीरियंस नहीं है अपने लाइफ में और आपको नहीं समझ में आ रही, तो फिर आप अपने किसी बड़े से पूछें जिसको सही मायनों में पता हो, या किसी से रब्ता करें ताकि वो आपको सही से समझा सके अगर मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही। तो सूरज पंचोली और दिशा सलानी की मैं फिर आपसे बात करूँगा कि सूरज को फंसाया जा रहा है। सूरज जो है अदिता पंचोली का बेटा है। अदिता पंचोली की जैसे आदमी की आदत को अच्छी तरीके से समझता हूँ। वो एक गलती इंसान से हो जाती है, बार बार इंसान वो गलती नहीं करता। उनके यहाँ एक नॉर्म बना हुआ है, ठीक है। और आपको पता है पूरे इंडस्ट्री को चला कौन रहा है इस वक्त, यानी जो इनकी ग्रुप को चलाता कौन है, इन सब के ग्रुप को। आपको पता है नंबर 1 चलाने वाला जो है वो उनका नाम सलीम साहब है और नंबर 2 धर्म साहब है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये दो लोग चला रहे हैं अंदर ही अंदर। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, दे आर बेस्ट फ्रेंड। मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में इशारा किया है, मैंने बहुत इशारतन बताता रहा हूँ। तो बेसिकली इनके ग्रुप्स को यही चला रहे हैं। इवन के एस आर के है उसके ग्रुप भी वही चलाते हैं। डिसीजन भी धर्म जी सारे पास होते हैं
एसआरके की कोई वैल्यू एज अ कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर आमिर खान है वो बिल्कुल लोन रेंजर है, वो न इस तरफ ना उस तरफ, बिल्कुल सीधे साधे से आदमी है, इसलिए उन पे शक करना बेकार है, ठीक है। अच्छा, मैंने के से पहले भी कहा था कि दिशा सैलानी के कहाँ कहाँ किस किस लोगों से उसके यानी अफेयर थे, उसके मल्टीपल अफेयर्स के बारे में पूछा था के से। मैं के से कुछ निकलवाना चाहता हूँ, उसको पता होगा के सलमान भाई से जो सलमान भाई के बहुत करीब है, तो लिहाजा बहुत क्लोज है वो, तो लिहाजा मैं के से ही बात निकलवाना चाह रहा हूँ, मगर वो मुझे बता दे, क्योंकि उनको सही मानों में पता है कि दिशा सलानी के किस किस के साथ उनके अफेयर थे। अच्छा, फिर मैं अगर कहूँ कि संदीप सिंह के बारे में, तो संदीप सिंह और एक और क्या नाम है उसका, क्या नाम है यार वो गर्लफ्रेंड का, ठहरे, तो एक तो आप लोगों के नाम बड़े मुश्किल होते हैं, जहन में नहीं रहते, तो अच्छा, कुछ पॉइंट थे जो रह गए थे मैं नहीं बता सका, वो मैं बताता हूँ आपको आज इसी 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 असेसमेंट में बता दूंगा। संदीप सिंह के जो हाँ, संदीप सिंह के जो, जैसे संदीप सिंह था, ठीक है ना, संदीप सिंह के भी बहुत सारे इस वक्त अफेयर हल्के फुल्के, ये वन नाइट स्टैंड ये वगैरह सब चल रहे थे, वो भी सब एक्ट्रेसेस से चल रहे थे, जिसमें से जो एस एस आर की जो पहली गर्लफ्रेंड थी, क्या नाम है उसका, अब आप देखिए कितने मुश्किल नाम है, याद तो रहता नहीं है वो, तो उस खातून का उनके साथ अगर चल रहा था, यानी मैं उनको कहूँगा एक्स कॉमेडियन कॉमेडी सर्कस का, कि मैं कि एक्स, मैं कहूँगा परफॉर्मर कहूँगा, परफॉर्मर, तो एक्स कॉमेडी सर्कस की परफॉर्मर है वो, तो उनके उनके काफ़ी अफेयर थे उस वक्त भी, दो लोगों से उनके अफेयर चल रहे थे, तो वो तो खैर इंट्रोड्यूस हो गया, वो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि किस तरीके से उनको इंट्रोड्यूस, ये उनके भाई से मिल के इन्होंने किस तरह इन्होंने सलमान भाई से यानी उन तक पहुंचना था उनको, तो वहीं से इनको पिक किया गया, और वहीं से सारा एसएसआर को जो उनका मेन टारगेट जहां पहुंचना था वो एसएसआर ही था, और किस तरह ये सब एक कनेक्शन है, सब मिले हुए हैं इसमें, तो इसमें इसलिए मैं चाहता हूँ कि के मुझे बताए कि किसका किस किस के साथ क्या क्या अफेयर था, किन 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 लोगों के साथ था, तस्वीरों के साथ एक अपनी वीडियो बनाए, और तस्वीरों के साथ एक ऐसे लिंक लिंक देगा, नम ये एसएसआर की एक गर्लफ्रेंड उसके इन लोगों के साथ अफेयर था, यानी एसएसआर मिलने से पहले और एसएसआर मिलने के दौरान, सॉरी जब एसएसआर के साथ थी उस दौरान। अच्छा, उसके बाद के कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी तरह रिया चक्रवर्ती के बारे में भी अब मुझे बताएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिया चक्रवर्ती को लेकर, और ये पायल जी आपके लिए भी है। तो रिया चक्रवर्ती के जो मैंने बार बार एक चीज़ देख रहा था, बार बार आप उसको दोहरा रहे थे, तो रिया चक्रवर्ती जो है इस जो मुझे, मैं सही से बता नहीं सकता,
मगर मुझे लग रहा है कि वो एक हायर्ड असैसिन है, एक हायर्ड असैसिन है। अब मैं इधर उधर से लेकर नहीं बात कर रहा कि रिया चक्रवर्ती ने मारा होगा उसको, ये किया होगा। एक असैसिन्स के कुछ कोड होते हैं, वो डिलीवर करता है जब वो काम हो जाता है या काम होने से पहले ये काम नहीं कर पाता, उसके कुछ कोड होते हैं, कुछ सिंबल होते हैं। अगर किसी ने मार्शल आर्ट सीखी है जो माहिर हो, वो डिलीवर करता है जब वो काम हो जाता है या काम होने से पहले ये काम नहीं कर पाता, उसके कुछ कोड होते हैं, कुछ सिंबल होते हैं। अगर किसी ने मार्शल आर्ट सीखी है जो माहिर हो करते हैं, और एक अगर वो उनको एक ये फ़ोटो दिखा दें, ठीक है, रिया चक्रवर्ती की ये फ़ोटो दिखा दें, तो आई एम श्योर कि वो उसको डिकोड कर देंगे। और इसका मतलब ये होता है असैसिन कोड के अंदर कि जिसमें उनका ग्रीन व्हील यानी ग्रीन दुपट्टा नज़र आ रहा है, जिसका मतलब होता है आई डिड नॉट बट आई कुड, आई डिड नॉट बट आई कुड। तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ बहुत बड़ा काला है। ये भट्ट साहब पे मैं FBI या CIA तो है नहीं जिससे इन्वेस्टिगेशन हो, तो भट्ट साहब को ज़रा मीडिया ट्रायल के अंदर लेकर आइए और पूछे कि आपके रिया चक्रवर्ती से कैसे ताल्लुकात है, और कहाँ से आए, कैसे आए, किस तरह आए, कुछ इस तरह की आप इंफॉर्मेशन है आपके पास तो बताइए। और जो उनकी जो एलुमनी है, जो पुरानी कलीग भी आप कह सकते हैं, जो एक साइकाट्रिक हैं, तो उनको भी ज़रा क्वेश्चन में लेकर आइए और उनसे पूछे कि आप रिया चक्रवर्ती से कब मिली। तो बेस्ट फॉर यू टू इंटरोगेट स्टार्ट interrogating these people in इस्तेमाल, यानी आप अब आपके पास टाइम है अपने मीडिया ट्रायल की एक इस्तेमाल करें। मगर वो आप लोगों को एक ज़रूर सवाल, मतलब मैं ये मैं ये कह रहा कि आपको रेजिस्टेंस है इसका, क्योंकि मीडिया ट्रायल होने नहीं दे रहे हैं, मुझे पता है ये रेजिस्टेंस कहाँ से आ रही है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ख़तरनाक होने जा रहा है सिलसिला। ये सिर्फ एक आदमी है जिसको, इसका मतलब लाइन में और भी लोग खड़े हैं, मरने के लिए लाइन में और भी लोग खड़े हैं। अच्छा, अब मैं पायल जी से बहुत ज़रूरी बात करनी है। पायल जी से बात करनी है कि जो आपने पॉइंट्स रेज़ किए हैं रिगार्डिंग योर प्रिवेंशन ऑफ पेमेंट्स थे, चार्जिंग फीस फॉर द रोल, ठीक है ना, रिप्लेसमेंट विदाउट द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेशन प्रोसीजर, ये सब वायोलेशन है, ये सब की सब बिजनेस वायोलेशन है। और आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे कि ये इतने ख़तरनाक वायोलेशन है कि पूरी इंडस्ट्री जो है इस पर लपेट हुआ है। अगर जितने ज़्यादा इसके केस फ़र्ज़ करें कोई भी टैलेंट एजेंसी जो है काम कर रही हो और वो इस तरह की चीज़ें वहाँ चलती हों उस एजेंसी ने तो आगे कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया है, ठीक है, वो जिस कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए काम कर रहे होते हैं उसको देखिए सारे, अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है कि तो ये सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपके सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट से जुड़ते हैं और केस सारा खींच के आप सुप्रीम कोर्ट पे ले जाए रिगार्डिंग दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ नेपोटिज्म। ये जितनी भी है पेमेंट्स ना देना, चार्ज कर देना फीस वगैरह, तो कोई भी टैलेंट एजेंसी और उनकी कोई भी टर्म्स कंडीशन या पॉलिसी होती है उसको आप नल एंड वॉइड कर सकते हैं, क्यों?
क्योंकि यू आर अंडर द लेबर लॉ, आप लेबर लॉ के अंदर आती है, ठीक है ना। और एक्ट कौन सा लग रहा है आपके ऊपर, ये आप देख लेगा। तो लेबर लॉ के अंदर आप आती है, और लेबर लॉ के मुताबिक आप सू कर सकती है, मे बी फ्रॉम मिलियंस और बिलियंस ऑफ उनके चूतड़ों से पैसा निकाल सकती है। तो ये एक टेलीविजन एजेंसी 100 टेलीविजन एजेंसी से जुड़ी हुई थी, एंड दे हैव बिलियंस ऑफ रुपीज़। मैंने आपको पॉइंट दे दिए, ये पॉइंट आपको वकील भी नहीं देगा, ठीक है। आप अंडर द लेबर लॉ है, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है और आप अंडर द लेबर लॉ लड़ रही हैं, तो आप सू कर सकती हैं, आप डिमांड कर सकती है पैसों की, जिस पे आपको थ्रेट कॉल भी आएंगे, हो सकता है आप पे हमले भी हों। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से जाके आपको अपनी जो कस्टडी है उसकी भी डिमांड करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये मैंने आपको एक बहुत ज़रूरी पॉइंट दिया, ये सबके लिए जा रहा है। जो भी काम कर रहा है और उसको पैसे कम मिल रहे हैं, वो वायलेशन है, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन है, क्योंकि आपके एनजीओज़ काम करी सबसे ज़्यादा, और वो इतनी अंदर तक हो चुके हैं कि अब वो वापस नहीं, रिवर्स नहीं हो सकते, सिर्फ फॉरवर्ड ही रहेगा। इसकी वायलेशन चलती रहेगी, ये सिस्टम चलता रहेगा जब तक कि आप जो है इसको सुप्रीम कोर्ट में जाके वंस फॉर ऑल उसको दर्ज नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के आई थिंक जस्टिस तो होनी चाहिए, कोई ना कोई जज ऐसा होगा जो इसको कंसिडर ज़रूर करेगा। एक मना कर देगा, कैंसिल हो जाएगा, दूसरे के पास जाइए, तीसरे के पास जाइए। यू मस्ट हैव सीरीज ऑफ जजेस, और कितने बेंच का उसका होना चाहिए, उसकी बेंच का होना चाहिए। उसके लिए आपको एक ओम्बड्समैन है, ओम्बड्समैन के पास जाना पड़ेगा और उनसे कहना पड़ेगा कि मैं इतनी बेंच के वो चाहती हूँ, उनको सोल्यूशन दीजिए और उनको बताइए कि ये केस है और मैं ये चाहती हूँ ये केस इस तरह से हल हो। तो जैसे 5 जजेस का बेंच है, 7 जजेस का बेंच है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सीरियस क्राइम, very serious crime in the business industry, in the industry of commerce. This is a very serious crime, ठीक है। एम्प्लॉय की, किसी एम्प्लॉय की, क्योंकि ये एक नहीं है, ये लगातार एक से ज़्यादा है, तो वो आपको एक कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और एक कंसेंसस आपको बिल्ड करना पड़ेगा रिगार्डिंग दिस सिस्टम, ठीक है ना। अच्छा, ये बहुत अहम चीज़ थी, मैंने आपको केस असेसमेंट के हिसाब से बताना था। तो पायल जी, आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, और आपको समझना पड़ेगा। अगर आप चाहती हैं कि सुधराव आए सिस्टम के अंदर, तो लड़ना पड़ेगा आपको कोर्ट पे जाकर। आपके जितने पीछे बैक में हैं साहब, जो आपसे जिनसी फ़ायदा तो उठा रहे हैं मगर आपको फ़ायदा नहीं दे रहे, बंदा वो हो जो आपसे जिनसी फ़ायदा भी उठाए और आपके लिए लड़े भी, ठीक है। तो जिनसी देखिए, जो फ़ायदा उठा रहे हैं आपसे, ठीक है ना, हर तरह का, इवन कि आपको यहाँ पे न्यूज़ कास्टर बना के सोशल मीडिया में आपके पीछे आप लड़ने के लिए भी भेज दिया, तो वो आपका फ़ायदा भी उठा रहे हैं बड़े बड़े लोग, और आपको फ़ायदा दे भी नहीं रहा, आपको लगाया बस काम पे। ये कि इधर से अपना घर सजा ले या वो जा ले, या बाहर आपका कोई घर कर देंगे, बिजनेस कर देंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तब होगा आपका मुल्क स्टेबल होगा, मुल्क स्टेबल होगा तो आप स्टेबल होंगी, आप स्टेबल होंगी, किसी मुल्क, बाहर मुल्क में जाएंगे बिज़नेस ओपन करने के लिए, तो तुरंत आपके सारे काम हो जाएंगे, आप इन भड़वों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आई? ये जो पहले करप्ट करते सिस्टम को, आपको पता है जब मुल्क किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर एक एक्टिविटी को अपडेट होती है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड कंट्री के पास जाके फॉरवर्ड होती है, एंड दैट कम्स बैक टू द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना पायल जी, आप अरबों रुपए भी हो और उनका मन नहीं कर रहा आपका बिज़नेस ओपन करने का, तो आप बिज़नेस ओपन नहीं कर सकते, वो आपको करने ही नहीं देंगे, आपको वापस भेज देंगे। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ।
ये मैं देख चुका हूँ, आज से 20 साल पहले भी मैंने ये चीज़ें देखी। उनका दिमाग, वो एक कौम है, ये कौमें हैं, और ये लड़ने पे आती फिर लड़ती है, अपनी हुकूमतों से भी लड़ लेती है। तो वो ऐसा है पायल जी के पहले अपने मुल्क की थोड़ी सी सिचुएशन को संभालें। ये जो बेसिक चीज़ें ना, बेसिक चीज़ें वायलेशन होती है वो आगे ऊपर तक जाती है, यानी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री तक सारी चीज़ें जाती हैं। तो ये वायलेशन के तहत फिर आप अब वो फिर जब आप वहाँ जाते हैं तो आप पे फीसें ज़्यादा डबल ट्रिपल फीसें लगती हैं। ठीक है ना, क्यों लगती है? एक गोरा 800 पाउंड दे रहा है 1 साल की फ़ीस, बेंचो तुम 6,500 पाउंड दे रहे हैं। इंटरनेशनल फ़ीस ज़्यादा होती है कम होती है? कम होती है, उतनी ही होती, सेम रहती है। दुनिया में कम ज़्यादा का है ही नहीं। बाहर से आया है, अपना पैसा लगा कर आपके पास आया है, आपको वैसे ही उसने फ़ायदा दे दिया मुल्क को। अब डबल फ़ायदा वो ले रहे होते हैं, बल्कि 3 या 4 गुना फ़ायदा उनको पहुंच रहा होता है। ये बिज़नेस कर रहे हैं, पूरी दुनिया बिज़नेस कर रही थी इस तरीके से, एक मुल्क को दूसरे मुल्क से लड़वा के, वायलेट करके सिस्टम को। सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री वायलेशन पे जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की कोई चीज़ नीचे आती है नहीं। हमारे लड़का आता है 1500, पूरे साल की फ़ीस देते हैं 2-3 हज़ार डॉलर, और बेंचों हम लोग देते हैं 10-15 लाख रुपए दे के 1 साल की फ़ीस देते हैं MBBS की। तो वो तो बेंचों 3, 3.5, 4 हज़ार डॉलर में कर रहे हैं, जो कि इक्वलेंट हो गए 7-8 लाख रुपए हो गए, या ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 लाख रुपए। कहाँ 15 लाख का हम डबल फीसें दे रहे हैं। और यूनिवर्सिटी भी हमारे मुल्क में, हमारे लोगों ने बनाए, सब कुछ हमारे हैं। तो यही चीज़ इंडिया के अंदर भी हो रहा है। मैं खुद डॉक्टर, मेरी वालदा डॉक्टर, मेरी वालदा MP थी, मेडिकल प्रैक्टिशनर रह चुके हैं। फिर मेरे क्या कहते हैं, मेरे जानने वाले सारे डॉक्टर्स, ठीक है ना। फिर उनके बच्चे इंडिया के अंदर, इंडिया, फिर मेरे जानने वाले यहाँ पे डॉक्टर्स, मेरे कलीग डॉक्टर्स हैं जो UK में भी डॉक्टर्स हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने करने गया तो उन्होंने मुझे 6 गुना ज़्यादा फ़ीस लगा दी जो नॉर्मल फ़ीस है, 6 टाइम्स थी। मैंने कहा ये ऐसा क्यों किया? कह रहे हैं उनको पता ही नहीं था मेरे पास यहाँ की सिटीजनशिप है, उन्होंने 6 टाइम मुझ पर लगा के दे दिया। मैंने पूछा इतनी फ़ीस क्यों लगाई? कहने लगे आप यहाँ कोर्स करने आए, आप डॉक्टर हैं, यहाँ पाकिस्तान से डॉक्टर हैं। तो उसने भी पाकिस्तान में यही काम करते हैं, यहीं के मेरे पास पासपोर्ट है। फिर जाके उन्होंने उसकी फ़ीस कम की है, और वो भी इतनी नहीं की, उस पर भी इन्होंने चार्ज लगाए 5,000 पाउंड का ऊपर। तो बताने का मकसद ये है कि किस तरह से वायलेशन होती है हर चीज़ की। जब आपका मुल्क वायलेटेड होता है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली वायलेशन में चली जाती है। और इसके ऊपर इतना, इससे ऊपर और अंदर कुछ क्या होता है, कोर्स जब जो बच्चे पढ़ने जाते हैं दूसरे मुल्क, अंदर क्या कुछ होता है स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है, वो आप सोच नहीं सकते। जिसकी मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आजकल एक मीडिया के अंदर एक बात फैली हुई थी जिसका नाम था नो सेक्स नो डिग्री, नो सेक्स नो डिग्री। UK के अंदर ये चल रहा है, वो भी काली हबशी और जो लड़कियां पढ़ने जाती हैं UK, जो अफ्रीकन्स होती हैं, अफ्रीकन्स जब UK जाती हैं, यूरोप जाती हैं डिग्रियां करने, तो वो बता रही है नो सेक्स नो डिग्री। इवन इन नाइजेरिया कहता है कि नो सेक्स नो डिग्री, यानी आपने जब तक आप मुझे खुश नहीं करोगे मैं आपको डिग्री नहीं दूंगा। दैट इज़ द फैक्ट। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ उस ऐसे लोगों को फेस करना पड़ता है। आपका मुल्क वैसे ही करप्ट है, और ऊपर से जब आप एक प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे होते हैं तो उन लोगों को क्या क्या चीज़ फेस करना पड़ता है आप अंदाज़ा नहीं कर सकती। क्या आप, इसलिए ये जंग आपको लड़नी पड़ेगी, ठीक है। ये जंग है, ये एक्चुअल जंग है नेपोटिज्म को। ये मेन वो कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से सारे नेपोटिज्म होता है। डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। जो आपके जितने प्लेयर्स हैं ना पीछे बैठे हैं जो आपको बैक कर रहे हैं, डू नॉट ट्रस्ट देम। वो नहीं आपके जंग में शामिल है। वो तो कह रहा है आ रहा है खाई चले जाओ, खाई चले जाओ, खाई चले जाओ। तो इसलिए ये जंग आपको लड़नी पड़ेगी क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आपको पता है कि कैसे लड़ना है इस चीज़ को। तो इसलिए ये
ये बहुत अहम है, ये आपको लड़ना है। आप चाहें तो किसी अच्छे इंसान को भी शामिल कर सकती है जो आपके करीब हो, कुछ कोई भी हो। अपने पति को भी शामिल कर सकती है इस जंग के अंदर। आई एम टेलिंग यू। अच्छा, ये तो होगी सारी बातें आप लोग को बताने के लिए। मैं आप लोगों से फिर कहूँगा मेरी वीडियो को ज़रा आराम से बैठ के देखें, जो पॉइंट्स है वो समझने वाले हैं। तो देखिए, सूरज पंचली, मैं फिर बात यही कह रहा हूँ घुमा फिरा के, सूरज वाली सूरज पंचली जो है उसको फंसाया जा रहा है। जो एक बार बार फाइट के बाद एक फाइट के ऊपर एक चीज़ घूम रही है कि फाइट है, फाइट हो गया। देखिए, एसएसआर को ना घुमा रहे हैं लोग। एसएसआर ये था, एसएसआर वो था, एसएसआर ये था, अगर वो हो जाता। ये सब झूठ है। मैं लोगों की साइकोलॉजी से बड़ा अच्छा वाकिफ़ हूँ। ज़िंदगी में एक दफ़ा मिल लेता हूँ, मिलने के बाद थोड़ा सा वक्त गुजारने के बाद इंसान का चेहरा रीड करता हूँ, आवाज़ सुनता हूँ, सब कुछ जज कर लेता हूँ, मुझे पता चल जाता है। तो एसएसआर जो है, मैं आपसे यही कहूँगा कि वैसे चीज़ों में नहीं था। यानी आप ये कह रहे हैं कि वो दिशा से लाने के चक्करों में, वो उससे इंसाफ मांगने के लिए ये एक कहानी है झूठी। ठीक है, इस कहानी को फैलाया गया था। इवन के एसएसआर ने भी बोला, पूछा होगा कि ऐसा कुछ है, तो वो क्या कहती। तो जब लड़कियां जो होती हैं ना, एक से उनका जब मन नहीं भरता तो वो 10-12 जगह जाती हैं, और उसी चक्कर में ये सारा कुछ होता है। तो इतनी पॉलिटिक्स है, इतनी गंदी पॉलिटिक्स चली वैसी बॉलीवुड में। तो मैं न्यू कमर से कहता हूँ, चाहे वो किसी टैलेंट एजेंसी से हो या कहीं से हो, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भाई किसी के साथ इन्वॉल्व ना हो। अपनी जगह बनाने के लिए किसी के साथ इन्वॉल्व ना हो। पायल जी ने एक बात बड़ी अच्छी की है, उसको आप इस जो वीडियो में उन्होंने कहा कि आप सीधे सीधे आइए, सीधे सीधे काम कीजिए, सीधे सीधे चले, आपको दो चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आपको किसी की सेक्स डॉल बनने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी किसी की, ठीक है ना, कास्टिंग कोच बनने की ज़रूरत, किसी कास्टिंग कोच के यानी आपको बुलाए तो आप मत जाए, मीटिंग पे बुलाए तो ना जाए। तो मीटिंग से और कास्टिंग कोच से आप परहेज़ करें। ठीक है, बहुत अच्छी बात की इन्होंने, पायल जी ने, और इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि वो अब जंग लड़ेंगे। उनको नेपोटिज्म, यही वो कंपोनेंट है नेपोटिज्म के जो वो उजागर करते। देखिए, कहीं भी लूप हो, कहीं भी होल होगा, सुराख होगा, तो प्लेयर्स को मौका मिल जाएगा घुसने का, सबोटाज करने का। ठीक है ना, सिस्टम को सबोटाज करने का। तो जो पीछे बैठे प्लेयर्स थे, वो जो करने जा रहा था एसएसआर, और मैं जानता था अपने इस लड़के को, वो जो करने जा रहा था, हम लोग जो करने, यानी हम जितने भी थे, हमारे ये कोशिश थी कि हम जो करने जा रहे थे ना, वो इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा टर्न होता है, बहुत 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 बड़ा टर्न होता है। मगर इसके लिए हमें प्रिपेयर भी होना था। हमें पता है कि हमारे ऊपर क्या क्या मुश्किलात आती थी, ये क्या क्या चीज़ों का फेस करना पड़ता। तो इस वजह से तो सारा कुछ जो है वो धरा का धरा हो गया, ख़त्म हो गया। तो लिहाजा, अच्छा, अब एक साहब से मैं और बात करूँगा। वो ये कहते हैं कि उनके वो पैरानॉर्मल वाले जो हैं उनके, ठीक है ना, वो ये कहते हैं कि उनके कोई अबाउट 300 जो है वो वायरसेस अटैक हुए। वो मेरे पे भी हो रहे हैं, मेरे पे भी जो भी अटैक हुए हैं वो बहुत सख्त किस्म के हुए हैं। ठीक है, अब रह गए बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मेरी वीडियोज़ को बड़े अच्छी तरीके से उसको पढ़े, उसको, और उस पर आप एक, यानी उसको डॉट
मिलाने की कोशिश करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। दिस विल लीड यू एग्जैक्टली समवेयर एल्स। तो ये बात मेरी समझने की कोशिश करेगा। तो अच्छा, अभी ये तो हो गई। हाँ, अब मैं आपको रियलिटी बताने जा रहा हूँ बॉलीवुड की। बहुत लोग कहते हैं बॉलीवुड तेरे बाप का है, बॉलीवुड तेरे बाप का। बॉलीवुड किसी के बाप का नहीं, बॉलीवुड ब्रिटेन का है। बॉलीवुड ब्रिटेन का है। बॉलीवुड ब्रिटेन का, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, बॉलीवुड ब्रिटेन का है। बॉलीवुड ब्रिटेन का है। बॉलीवुड किसी बाप का नहीं, बॉलीवुड ब्रिटेन का। ब्रिटेन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ब्रिटेन। अब मैं समझाता हूँ। आई डिड नॉट से यूनाइटेड किंगडम, आई सेड ब्रिटेन। I did not say England, I did not say Wales, I did not say Scotland, and I did not say Northern Ireland. Even I don't say Gibraltar. Even I didn't say Canada, I didn't say New Zealand, Australia. What I did say? Britain. What is Britain? Britain कितने उसका होता है? Wales, Scotland and England. ठीक है, वो कहलाता है ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन कब हुआ? जब उसके अंडर में नॉर्दर्न आयरलैंड आया, दैट बिकम ग्रेट ब्रिटेन। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। तो अगर स्कॉटलैंड ब्रिटेन में, स्कॉटलैंड भी हो सकता है और वेल्स भी हो सकता है, और दोनों में से एक्सक्लूड भी हो सकता है। दोनों में से एक एक्सक्लूड होगा, स्टिल इट विल बी अ ब्रिटेन। नाउ आई डिड नॉट से इंग्लैंड, नाउ आई विल से इंग्लैंड। When I say Britain, I mean London. And when I say England, and I mean what? South-west of England. It's Wiltshire. When I say England, and I mean that will take you to the Wiltshire. And when I say Britain, it will directly lay. The center point will be the center gravity of all the business, all the industry in the world. It is the center of the all the gravity and the of the business industry in the world is London. Is in the London. London, when I say London or Londonium, it means London Borough. Londonium does not mean west, east, north, south, central. It means London Borough. ये आप एक चीज़ जहन पर रखिएगा, ठीक है ना। बॉलीवुड जो है वो ब्रिटेन का है। When I say Britain mean London. When I say London, London mean Londonium, and Londonium mean London Borough. All the decisions are come from London Borough, and when I say London Borough, it means the समझ गए होंगे एरिया लंदन बॉरो के। बस, तो लंदन बॉरो का जो सेंट्रल है इज द बैंक where and they are decision maker। अच्छा, तो बॉलीवुड जो है वो ब्रिटेन का है, लॉलीवुड भी ब्रिटेन का है, ठीक है ना। तो उस पे जब तक हाथ नहीं डाल सकते, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है इंडिया का। क्या है? एक इंडिपेंडेंट गवर्निंग बॉडी है इंडिया का, ठीक है, ठीक है। बट इट इज अ डिपेंडेंट गवर्निंग बॉडी ऑफ ब्रिटेन। हिल गए ना आप लोग? ये हकीकत है इसकी, राइट? ये है हकीकत, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे
जैसे कि आप तो हमेशा याद रखिएगा, बॉलीवुड को जो कंट्रोल कर रहा है, तो इसके कंट्रोलर जो हैं वो यूएस के अंदर है। इट्स अ हॉलीवुड। व्हेन आई से हॉलीवुड, ठीक है, आई मीन कि व्हेन आई से हॉलीवुड, हॉलीवुड कहूँगा तो व्हाट डज इट मीन टू द लॉस एंजल्स। आई डिड नॉट से कैलिफोर्निया, ठीक है, मैंने कैलिफोर्निया का नाम नहीं लिया। व्हेन आई से हॉलीवुड एंड आई मीन लॉस एंजल्स, सिटी ऑफ लॉस एंजल्स। तो सिटी ऑफ लॉस एंजल्स, व्हेन आई से सिटी ऑफ लॉस एंजल्स एंड आई मीन व्हेन आई से दिस, तो फिर एक बैंक आ जाता है, ठीक है, फिर एक बैंक आ जाता है। वो बैंक कंट्रोलर्स है ऑफ फॉर हु, हॉलीवुड, राइट, हॉलीवुड एंड बॉलीवुड। तो ये वो कंट्रोलर्स हैं आपके वहाँ पे। उस कंट्रोलर्स के जो 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 जिसे कहते हैं उसको सिक्योर करने वाले, उसके डेटा को सिक्योर करने वाले, उसको फैसिलिटेटर्स जो हैं, ठीक है ना, बिजनेस फैसिलिटेटर्स जो हैं वो न्यूयॉर्क सिटी है। और जब न्यूयॉर्क सिटी की बात होती है, यू मीन मैनहट्टन। मैनहट्टन जब कहा जाता है तो आप समझ गए होंगे कि वो एक पुरानी बिल्डिंग है, उसका नाम है एम्पायर स्टेट। तो एम्पायर स्टेट है की बात हो रही है, ठीक है ना। तो वहाँ पे उसके सारी जो फैसिलिटेशन एंड एवरीथिंग दैट पास फ्रॉम न्यूयॉर्क के, वो उस एजेंसी पास करती है, वो न्यूयॉर्क के पास है, ठीक, वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि उसकी जो अथॉरिटेटिव है वो बॉडी आर्लिंगटन है। व्हेन आई से आर्लिंगटन आई मीन वाशिंगटन डीसी, वेस्ट वर्जीनिया। तो आर्लिंगटन में उसके ऑफिस है, उसको सारा का सारा अथॉरिटेटिव बॉडी को सिक्योर करना, वो मेन है, ठीक है। अब जब जंग स्टार्ट होती है तो जंग आप करेंगे, पायल आपके लिए भी, सबके लिए, तो इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। बॉलीवुड वालों को नहीं पता, ना लॉलीवुड जैसे झाइलों को लेते हैं, इसी वजह से एक्टिंग में, डायरेक्शन में, प्रोडक्शन के अंदर और जो फाइनेंसर होता है वो पीछे बैठा हो, उसको पता है कि बॉलीवुड, ठीक है ना। तो बॉलीवुड तो है बेसिकली ब्रिटेन का है, ठीक है। मगर जो जितने भी ऑपरेशंस वगैरह जो होते हैं उसके सारे कंट्रोलर वगैरह के, वो मैंने आपको बता दिया, लॉस एंजलिस है, और फैसिलिटेशन कहाँ से है, इसका अथॉरिटी बॉडी कहाँ पे है, वो सब पता था, मैंने आपको बता दिया। ये अब से नहीं है, ये जब से बना आपका बॉलीवुड लॉन्च हुआ है, आहिस्ते आहिस्ते में ये तब्दील हुआ है, आहिस्ते आहिस्ते चीज़ें उसमें आई। ये आप लोगों को नहीं पता कि बॉलीवुड इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। बॉलीवुड इज़ नॉट पार्ट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, इट जस्ट, वो लिखा गया है, उसको ऐड किया गया है, बट इट्स नॉट। और उसके ऊपर एक स्टार बनाते थे पहले, और वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, हैज़ नथिंग टू डू विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ ह्यूमन जस्टिस। इसलिए जब आप जंग टैलेंट एजेंसीज जितनी भी है वो छिचोरापन करती है, वो बेस ही उनका यही है कि वो बॉलीवुड के ऊपर करती है। आपको पता होगा कि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में घुसना चाहते थे तो वो अपनी एक कंपनी खोलना चाहते थे, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बॉलीवुड इज़ अ ईस्ट इंडिया कंपनी है, समझ में आई। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि बॉलीवुड है क्या। मैं आपको बहुत सारी वीडियो में बताना चाह रहा था, तो ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता।
बात है। अब मुझे भी नहीं पता था, बट ये वक्त के साथ आहिस्ता 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 मैंने यानी मैंने चीज़ें अपनी लाइफ में ऐसी देख ली कि मुझे एक एक जो ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में पता है कि किसी से कहोगे ना, वो कहेगी ये पागल आदमी है, ये बहुत सोचता है, ये बहुत वो पागल है, इसके पास कोई सबूत तो है ही नहीं। इन चीज़ों की दुनिया में कोई सबूत हो सकता है? ये कोई सबूत खोद के ला सकता है? किसी का बाप भी नहीं ला सकता है, क्योंकि ये सारे सबूत जो हैं ऐसे ऐसे जगह दबे होते हैं। या तो आप खुद देख लियो, आपको पता हो कि बॉलीवुड इज़ ए इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है ना, और एक प्राइवेट कंपनी है जो ब्रिटेन ने यहाँ पे लॉन्च की है। आज से सदियों पहले वो चल रही है ब्रिटेन के अंदर में। तो सारी एनजीओ और अपनी मीडिया इसी से लिंक है, तो इसलिए वो पावर में है। जो एक्टर कमाते हैं वगैरह जो भी खर्च करते हैं, वो पावर में इसी इन्हीं के थ्रू आते हैं। तो ये एक चलता फिरता टाइम बम है, ये किसी को भी फटेगा। तो असल में आपकी जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, जो लेजेंड है, जो इंडिया की है, जो रिवाइव भी नहीं है, बहुत सारी बंद हो गई हैं, आप उसे रिवाइवल में लाइए। तो उसके लिए आप पूरी इंडिया को, अब उनको अपनी इंडियन इंडस्ट्री, जो एक्चुअल इंडियन इंडस्ट्री है, उसको आपने प्रमोट करना होगा। और उसी को आप लगे रहे कि इंडिया की इंडस्ट्री को हमने प्रमोट करना है। ये बाहर की है, इससे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं। बॉलीवुड, अब पता चला कि बॉलीवुड किसके बाप का है। बॉलीवुड किसके बाप का है? बॉलीवुड किसी के बाप का नहीं है। बॉलीवुड के बाप ही पीछे बैठे हुए, इसलिए वो बाप बने हुए आपके सामने। तो ये बड़ी सिंपल सी आपको लॉजिक थी, वो मैंने आपको दे दी, एक इंफॉर्मेशन दी। शायद सदियों से किसी को ना पता, और आने वाली नस्ल को भी आप पास करें कि द बॉलीवुड इज़ नॉट एन इंडियन इंडस्ट्री, इट्स फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है ना। और इसके जितने भी फाइनेंस के ऑपरेशन हैं, वो सारे फैसिलिटी, फाइनेंस वगैरह सब कुछ, उसके अथॉरिटी बॉडी वो यूएस के अंदर है, ठीक है। अब आपको बात पता चल गई है। अब आप प्लीज़ ये बात नहीं कहिएगा बॉलीवुड किसके बाप का है और उसके बाप का है। तो ये बेवकूफ़ी होगी जब कोई कहता है, तो मुझे हंसी आ जाती है। इसलिए सारे डॉन, सारे सैफरन ऑर्गेनाइजेशन सारा पैसा लगाती है, सारे जो जो आपकी बैटिंग लगती है, जितने प्रोग्राम उसके अंडर चलते हैं गैर कानूनी, वो सब उसके अंडर चल रहे होते हैं। तो उसमें बॉलीवुड पीछे से इन्वॉल्व होता है, यानी ब्रिटेन इन्वॉल्व है। अभी भी है ब्रिटेन आपके इस तरीके से आपको वायलेट कर आपके, और इसलिए उसने सारे आपके सियासतदान वगैरह, सारे पॉलिटिकल पार्टी वो बना रहा है, सारा कुछ वो कर रहा है। आपको समझ में आ रही मेरी बात? ये नहीं समझ में आ रही, ये नहीं समझ में आएगी आपको। ये बड़ी आसान सी बात है, मगर आप लोग इतने वाइज़र नहीं है, इतना ब्रॉड माइंड नहीं है आपकी, इतना नॉलेज की होराइज़न नहीं है क्या आप कि आपको ये सिंपल सी बातें पता चले। तो ये सिंपल सी नहीं, बल्कि किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि बहुत पुरानी, सदियों पहले एक पुरानी बात है। पृथ्वीराज से भी पहले उनके जो वालिद साहब थे, तो जब उन्होंने आवाज़ उठाई थी इसी इंडस्ट्री के ऊपर, तो लोगों ने शोर मचा दिया था। क्या है कि ये एक झूठी बात है। तो पृथ्वीराज कपूर जो थे, उनके भी जो बाप थे, तो वो ठीक है। तो समझ लें कि जो पृथ्वीराज जो पुलिस में थे, उन्होंने जब आवाज़ उठाई थी, तो मेन उनका मुद्दा यही था कि मैं इस इंडस्ट्री से वो बंद करने, क्योंकि ये हिंदुस्तान की इंडस्ट्री नहीं है, ये ईस्ट इंडिया की ने एक नया मोड़ा था। आप समझना, ये हिस्ट्री का आपको ये पन्नू पता नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी एसोटेरिक जो है एक्टिविटीज़ इन द पास्ट, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक, ये हुआ है और आपको नहीं पता। अच्छा, अब जो अच्छा रह गई कत्ल के बारे में। कत्ल तो सॉल्व नहीं होगा, कत्ल तो खैर सारे सबूत तो मिटा दिए उन्होंने। तो सीबीआई की जांच भी होगी तो क्या होगी, सालों लग जाएंगे उसको एक्सट्रैक्ट करते करते करते।
सीबीआई अपनी जो भी कि हम 14 दिनों में, सीबीआई भी मिली हुई है, सीबीआई को भी पैसा चाहिए। वो अभी बैठे हुए अपने बच्चों के बारे में सोच रहे होंगे, कुछ रिटायर्ड बैठे हैं, कुछ बैठे हुए कि रिटायर्ड होने के बाद ये सब चल रहा है अंदर ही अंदर का प्रोग्राम। तो सीबीआई भी पैसा खा के केस को घुमा देगी, किसी न किसी पे टोपी डाल देगी। तो आप प्लीज़ जो पंचोली उंचोली इन पे मत ज़रा फोकस करो, क्योंकि अगर मैं किसी लड़की के साथ मेरी तस्वीर आ गई तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। मैं ये आप लोगों को कैसे बताऊं? किसी लड़की के साथ मेरी कोई फ़ोटो आ जाए तो वो अचानक प्रेग्नेंट हो जाएगी। तस्वीरों में भी प्रेगनेंसी होती है। उसकी 100 तस्वीरें ले आओ, किसिंग की ले आओ, उसके ले आओ। अब अंतिका लोखंडे तो उसकी संदीप के साथ उसकी किसिंग की तस्वीरें थी, वो प्रेग्नेंट हो गई। पता है आपको अंतिका लोखंडे प्रेग्नेंट थी? यही वो बेसिक लड़ाई थी। संदीप इतना हरामी है, पता नहीं उसके मनी में ऐसी क्या, उसके जिस्म में ऐसी क्या ताकत है कि पता नहीं कहाँ से ये मनिया ले आता है। तो बेसिकली तो जो है जो उसका दिशा सैलानी का जो केस है वो यही है कि उसके हस्बैंड उसकी उसकी किस्से को उन्होंने वहाँ से जोड़ के, ये इस संदीप का काम है। संदीप इज़ अ बेस्ट डायरेक्टर। एक बेहतरीन स्टोरी को कैसे मोल्ड करना है, कैसे ट्विस्ट करना है, ये बेस्ट है। वो अपने काम में बड़ा बेस्ट है वो। तो इसलिए आप जो उसके अंदर घमंड है उस चीज़ का, वो उसी चीज़ का घमंड है, और वो अंदर ही अंदर इनको काट रहे थे। तो बेसिकली संदीप पे को इधर थर्ड डिग्री का कोई भी है उठा के लिया उसे, बहन चोद को इतना टॉर्चर करो, थर्ड डिग्री वाला उसको टॉर्चर करो, और उससे पूछो आप क्या एक होनी चाहिए क्या, तंजीमें होनी चाहिए जो अच्छी हो, नेक तंजीमें होनी चाहिए, मगर नेक तंजीम है नहीं। आपके यहाँ नेक तंजीम है नहीं, क्योंकि सब मिली हुई होती है एक दूसरे से। तो जो भी नेक है तंजीम, हिंदू की तंजीम कोई भी नेक है, तो बैंड चोद उसको पकड़ के टॉर्चर करो। रिया चक्रवर्ती को भी गायब करो, लोखंडे को पकड़ के लिया। थर्ड डिग्री नहीं देंगे ना अब, जब तक संदीप की गांड से बात नहीं निकलेगी। तो वो जब तक बताया गया, तो तुम दिशा से क्या ताल्लुकात थे तुम्हारे, तुम दिशा से क्या चाहते थे, दिशा को किसने मारा, क्या मारा। वो बहुत ट्रेन आदमी है, ये मैं आपको बता दूं। वो अपना मुंह आसानी से नहीं खोलेगा। अच्छा, अब देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि वो अदिता पंचोली ये या सलमान खान या उनका कोई भी गुरु, वो लुखे ज़रूर हैं, मगर वो चूतिए नहीं हैं। वो गलती ज़िंदगी में एक बार कर सकते हैं, बार बार नहीं करेंगे। सलमान खान, आपको मैं बता रहा हूँ, सलमान खान अपनी ज़िंदगी में एक बार बंदे, ये पहचान होती है बंदे की, एक बार जिससे मोहब्बत की और उसी से शादी करना चाहता है। ये लुखे आदमी की पहचान है। ये वो लुखा आदमी है जिसके पीछे आपकी सेफरन ऑर्गेनाइजेशन पीछे पड़ी उसको मारने के लिए, तभी ये डॉन बने हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है ना, जो सीरीज़ चला ऑफ द डॉन, इसलिए मुसलमान एक दूसरे मुसलमानों को प्रोटेक्शन के लिए, उनके पास कुछ ज़राए तो होते नहीं हैं, और जैसे उनको ज़राया मिलता है वो फिर उसकी चेन बनाते हैं। ठीक है, तो वो देखिए उसमें हमारा उन मुसलमानों का भी कोई कसूर नहीं है। आप अपनी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है जो पीछे बैठ के राजनीति खेल रही है, वो ना खेलें, पहली चीज़। ठीक है, हम सब देख रहे हैं इन चीज़ों को, हर चीज़ ऑब्ज़र्व कर। ठीक है, हम इतने बुरे लोग नहीं हैं, मगर जब बुराई को जड़ से उखाड़ने पे आएंगे तो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करेंगे इन लोगों को। मैं बुरे के साथ बुरा हूँ और अच्छों के साथ अच्छा हूँ, ये याद रखेगा। तो अच्छा, अंतिका लोखंडे जो है बेसिकली वो हक देंगी, कुछ ना कुछ बात है, उनको भी सही तरह बात नहीं पता होगी, मगर जो मेन आदमी है जिसने मारा है, मुझे भी लग रहा है दिशा सैलानी को, वो सूरज पंचोली के ज़रिए मरवाया होगा ये वगैरह, मुझे नहीं पता। सूरज पंचोली इतना चूतिया नहीं है, दोबारा वही कोई इंसान गलती नहीं कर सकता। हाँ,
उसको फंसाने की कोशिश की होगी, उस चक्कर में गुस्से में आके, ये पठान तो है दिमाग इन लोगों का, तो उस चक्कर में आके उसने, हो सकता है हादसे में वो बेचारी मर गई हो, और उसने कहा हो कि ये बच्चा मेरा नहीं है, फलां का बच्चा नहीं है, फलां का बच्चा नहीं है। तो सूरज का बच्चा निकला है, सूरज सबसे यंग है, ठीक है। उसके बाद संदीप साहब ने तो सारे मज़े ले लिए हर किसी से, तो सूरज साहब तो सामने, सॉरी, संदीप साहब ने तो सबसे मज़े ले लिए होंगे और सामने नहीं आ रहे होंगे। तो संदीप को पकड़ो, संदीप के ऊपर कोई भी है उसको उठा के ले जाओ, उसको 3rd डिग्री दो और भैंचो, क्योंकि वो बहुत मीठी चूटी बना हुआ है सबके साथ, वही मेन आदमी है, अंदर का आदमी, उसने सब कुछ देखा भी है और सब कुछ प्लान भी उसी ने किया होगा। तो वो उसको पकड़ें, बस प्रथानी को पकड़ें, उसको भी पूछें। तो यही मैं आपसे कहूँगा, ये मैं एंड करने जा रहा हूँ वीडियो भी। तो बेसिकली यही बताना था आपको, कुछ मेन पॉइंट बता देते। हो सकता है कि मैं आगे आगे कोई वीडियो ना दे सकूँ, और मेरी वीडियो की कोई ऐसी हैसियत तो नहीं है कि मैं आप लोगों से, ठीक है ना, बट मैं आपको यहाँ से बैठ के बता सकता हूँ कि आप लोग मिसगाइड हो रहे हो या क्या है। मैं सारे इंडियन लोगों से कहूँगा कि आपको बहुत बुरी तरीके से मिसगाइड किया जा रहा है। मीडिया पे बिल्कुल बिलीव ना करें किसी भी, ये सब मिले हुए हैं, इन सब से मैं चाह रहा था कि किसी न किसी से बात निकलवा दूँ मीठा बन के, मगर मुझे कोई नहीं देख रहा, शायद अब नहीं, कब कब कभी भी मेरी बात को वो लोग सुनेंगे, और शायद जिनसे मैंने जो डिमांड की है वो कर लें। तो भाई, जिससे जिससे जो मैंने डिमांड कर ली वो कर लें, शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। समझ लें कि मैं जो हूँ एक, बस समझे, मेरी शक्ल ना देखे, मेरा कुछ ना देखे, एक आवाज़ सुन ले और मैं क्या कह रहा हूँ वो सुन ले, और उसके बाद फिर आप अपने जो भी आप समझते हैं सही हो गलत वो करें, मगर करें ज़रूर जो मैं आपसे जो जिससे जो मैंने डिमांड की है। तो सारा ठीक है। तो यही बताने की ज़रूरत है। मैं बंद कर रहा हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी, और ये बात इतनी सिंपल नहीं है कि आपने जाके सूरज को पकड़ लिया, सूरज से उगलवा लिया, सूरज से ये वगैरह करवा लिया। ये सब एक गेम हो रहा है, ठीक है ना, और ये गेम चल रहा है बॉलीवुड को तोड़ने के लिए, और उनका मेन मैं आपको बता चुका पूरी वीडियो के अंदर ये हो क्या रहा है। तो इसलिए बाकी आप लोग समझदार हैं, बॉलीवुड को रखना चाहते हैं रखें, बॉलीवुड को नहीं रखें, मगर उनके जो स्टार्स हैं, उनके टीम है, उनको थोड़ा सा आपने जहन में रखना होगा, फोकस में, क्या आप उनके आइंदा आने वाली फिल्में देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते हैं, या आप डिसाइड करेंगे। तो बॉलीवुड अगर गिर भी जाए तो बॉलीवुड एग्जिस्ट करेगी, किसी और चीज़ चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो फॉर्मर कंपनी तो यही है ईस्ट इंडिया। तो इसलिए मैं आपको वो बंद नहीं होगी। एक दफ़ा आप लोग बहुत बुरी तरह झगड़ चुके हैं इन चीज़ों पे, तो हमारे लोग तो लड़ रहे हैं अभी भी, और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को निकालना चाहते हैं। ये किसी तरह यहाँ को एग्जिस्ट करने की कोशिश कर रही है, तो इसलिए तो आप भी लड़ें, उसको को एग्जिस्ट होने ना दें, लड़ते रहें आप अपनी इस बॉलीवुड के ख़िलाफ़। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखेगा। मेरी वीडियो बहुत हो गई है, फिर हो सकता है अगली वीडियो बनाऊंगा, और ना बनाऊं, हो सकता है ना भी बनाऊं, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों का फेस करना पड़ा, इतने मेरे वायरसेस का अटैक हो रहा है। इसलिए मेरी बात को समझेगा, जो मैं जहाँ ले जा रहा हूँ। मेरे फर्स्ट वीडियो के अंदर एक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी है, उस लिंक को ज़रूर पढ़ लें, उस लिंक को देख कर वीडियो ज़रूर देख लेगा। बस फर्स्ट वीडियो के अंदर एक लिंक, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है, उस लिंक को भी देख लेगा, तो मेरी कुछ बातें आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो समझ रहे हैं हम। और बस ये है कि मेरी बात को समझेगा।
अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़।